एवरीवन, हम लोग देख रहे हैं यूनिट 9 उप सह संयोजी रसायन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने योगशील यौगिकों के बारे में पढ़ा। योगशील यौगिक दो प्रकार के होते हैं, द्विक लवण और संकुल लवण, और इनके गुणों का भी हम लोगों ने अध्ययन किया इसके पहले वाले वीडियो में। तो अब आगे हमें संकुल लवणों के बारे में पढ़ना है। संकुल लवण को ही हम उप सह संयोजी यौगिक कहते हैं। तो संक्षेप में पहले हम ये समझेंगे कि ये उप सह संयोजी यौगिक बनते कैसे हैं, क्या हैं ये उप सह संयोजी यौगिक। उप सह संयोजी यौगिकों में एक धातु आयन होता है। धातु आयन के पास कुछ रिक्त संकरित कक्षक होते हैं समान ऊर्जा वाले, और ये संकरित कक्षक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म से संतुष्ट होते हैं। तो जब कोई एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म युक्त अणु अथवा आयन ऐसे धातु आयनों के संपर्क में आता है, तब वह अपना एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म धातु आयन के रिक्त कक्षकों को देकर उप सह संयोजी बंध बना लेता है, और इस प्रकार जो यौगिक बनता है इसको हम कहते हैं उप सह संयोजी यौगिक। तो आज हम लोग उप सह संयोजी यौगिकों के संदर्भ में कुछ परिभाषाओं को समझेंगे, जो हम इस चैप्टर में जिनका हम बार बार उपयोग करेंगे उन पदों को पहले समझेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे संकुल आयन। तो संकुल आयन क्या होता है? अभी मैंने आपको बताया कि उप सह संयोजी यौगिकों में केंद्रीय धातु आयन के साथ लिगैंड उप सह संयोजी बंध बनाकर जुड़ता है। तो उप सह संयोजी यौगिकों में केंद्रीय धातु आयन और उससे जुड़े हुए लिगैंडों को हम एक बड़े कोष्टक में लिखते हैं, और यह संयुक्त रूप से एक आयन के समान व्यवहार प्रदर्शित करते हैं, जिनको संकुल आयन कहा जाता है। उदाहरण के लिए इसके पहले भी हमने देखा है सिल्वर का संकुल। तो सिल्वर के संकुल में जो बड़े कोष्टक में देखिए सिल्वर आयन के साथ दो लिगैंड जुड़े हुए हैं NH3, ये संयुक्त रूप से एक आयन के समान व्यवहार प्रदर्शित कर रहे हैं, और इन्हीं को हम संकुल आयन कहते हैं। नेक्स्ट परिभाषा है लिगैंड। इसको संलग्नी भी कहा जाता है। तो अभी हमने देखा कि एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म युक्त अणु या आयन जब केंद्रीय धातु आयन के संपर्क में आता है, तो वह अपना एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म देकर उप सह संयोजी बंध बना लेता है। तो ऐसे अणु अथवा आयन जो केंद्रीय धातु आयन को एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म देकर उप सह संयोजी बंध बनाने में सक्षम होते हैं, लिगैंड या संलग्नी कहलाते हैं। अब लिगैंड में जिस परमाणु का एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है उसको हम दाता परमाणु कहते हैं, और किसी लिगैंड में दाता परमाणुओं की संख्या एक से अधिक भी हो सकती है। इस आधार पर लिगैंडों का वर्गीकरण किया गया है। जैसे एक दंतुर लिगैंड, मोनोडेंटेट लिगैंड कहते हैं इसे, और इसका उदाहरण है NH3, H2O, CN आयन, क्लोराइड आयन। इन सब में एक दाता परमाणु है, तो ये एक दंतुर लिगैंड या मोनोडेंटेट लिगैंड कहलाते हैं। जिनमें दो दाता परमाणु होंगे वो द्विदंतुर या बाइडेंटेट लिगैंड कहलाएंगे। उदाहरण के लिए हाइड्रोजीन है, एथिलीन डाइएमीन है, ये द्विदंतुर लिगैंड है, इसमें दो दाता परमाणु है। इसी प्रकार हम दो से ज्यादा है तो बहुदंतुर लिगैंड कहते हैं। जैसे EDTA, एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेटो, इसमें 6 दाता परमाणु होते हैं। तो दो से ज्यादा हो गए तो बहुदंतुर लिगैंड। तो EDTA उदाहरण हो जाएगा बहुदंतुर लिगैंड का। यहां पर EDTA की संरचना भी MP बोर्ड में प्रश्न के रूप में पूछा गया है। तो EDTA की जो संरचना है वो एथिलीन डाइएमीन से ही बनती है। एथिलीन डाइएमीन में NH2 CH2 CH2 NH2 है। तो ये दोनों NH2 के हाइड्रोजन परमाणुओं का अगर एसीटेट समूह से विस्थापन हो जाता है तो बनता है एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेटो। तो इसको संक्षेप में EDTA लिखते हैं। नेक्स्ट है उप सह संयोजन संख्या।
अभी आपको बताया कि प्रत्येक धातु आयन के पास कुछ रिक्त कक्षक होते हैं। आगे हम लोग संयोजकता बंध सिद्धांत पढ़ेंगे, पाउलिन का संयोजकता बंध सिद्धांत। उसमें वृहद रूप से देखेंगे कि किस प्रकार से रिक्त संकृत कक्षक बनते हैं। तो अभी याद रखिए कि प्रत्येक धातु आयन में कुछ रिक्त संकृत कक्षक होते हैं समान ऊर्जा वाले, और ये जो रिक्त संकृत कक्षक हैं ये एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म द्वारा संतुष्ट होते हैं। तो यदि हम एक दंतुर लिगेंड की बात करें तो जितने रिक्त कक्षक होंगे उतने एक दंतुर लिगेंड उससे जुड़ेंगे। तो ये जो रिक्त कक्षकों की संख्या है इसी को हम उप सहसंयोजन संख्या कहते हैं, लेकिन परिभाषा में हम रिक्त कक्षक का नाम नहीं लेंगे, हम धातु आयन से जुड़े एक दंतुर लिगेंडों की संख्या की बात करेंगे। तो उप सहसंयोजन संख्या की परिभाषा हो जाएगी कि किसी संकुल यौगिक में केंद्रीय धातु आयन के साथ उप सहसंयोजी बंध बनाकर जुड़े हुए एक दंतुर लिगेंडों की संख्या को उस धातु आयन की उप सहसंयोजन संख्या कहते हैं। अब धातुओं में यह उप सहसंयोजन संख्या 2 से लेकर 10 तक हो सकती है, लेकिन अधिकांश धातुओं में यह संख्या 4 या 6 होती है। हम यहां कुछ उदाहरण दे सकते हैं, जैसे सिल्वर आयन है, इसकी उप सहसंयोजन संख्या 2 है। इसी प्रकार क्यूप्रस आयन, क्यूप्रिक आयन, जिंक आयन, इनकी उप सहसंयोजन संख्या 4 होती है। फेरस आयन, फेरिक आयन, कोबाल्ट आयन, इनकी उप सहसंयोजन संख्या 6 होती है। तो किसी भी संकुल यौगिक में केंद्रीय धातु आयन के साथ उप सहसंयोजी बंध बनाकर जुड़े हुए एक दंतुर लिगेंडों की संख्या को उस धातु आयन की उप सहसंयोजन संख्या कहते हैं। नेक्स्ट परिभाषा हम लोग देखेंगे उप सहसंयोजन मंडल। इसको हम आकर्षण का प्रथम क्षेत्र भी कहते हैं। तो किसी भी उप सहसंयोजी यौगिक में केंद्रीय धातु आयन और लिगेंड को एक बड़े कोष्टक में लिखा जाता है, और इस बड़े कोष्टक को ही हम उप सहसंयोजन मंडल या फिर आकर्षण का प्रथम क्षेत्र कहते हैं। बड़े कोष्टक के बाहर धनायन भी हो सकता है, ऋणायन भी हो सकता है, इसको हम आकर्षण का द्वितीय क्षेत्र कहते हैं। तो इसको भी हम एक उदाहरण से दे सकते हैं, वही सिल्वर का संकुल लेते हैं। तो यहां पर सिल्वर और उससे जुड़ा हुआ जो NH3 समूह है लिगेंड के रूप में, ये पूरा का पूरा बड़े कोष्टक में लिखा हुआ है, और इसी को हम कहते हैं उप सहसंयोजन मंडल। और सिल्वर केंद्रीय धातु आयन हो जाएगा, NH3 लिगेंड हो जाएगा, और जो NH3 की संख्या यहां पर 2 है यह उप सहसंयोजन संख्या हो जाएगी, कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगी। तो किसी उप सहसंयोजी यौगिक में केंद्रीय धातु आयन और उससे जुड़े हुए लिगेंडों को संयुक्त रूप से बड़े कोष्टक में लिखा जाता है, जिसे उप सहसंयोजन मंडल या आकर्षण का प्रथम क्षेत्र कहते हैं। अगली परिभाषा है प्रभावकारी परमाणु संख्या। इसको इफेक्टिव एटॉमिक नंबर हम कहते हैं। इसको एक उदाहरण से समझेंगे। जैसे एक संकुल लिया हुआ है कोबाल्ट का, इसके साथ 6 NH3 जुड़े हुए हैं। तो इस संकुल में अगर हम कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या की बात करें तो +3 है, कोबाल्ट आयन +3 ऑक्सीकरण अवस्था में है। तो कोबाल्ट +3 ऑक्सीकरण अवस्था में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी? कोबाल्ट का परमाणु क्रमांक 27 है। +3 आवेश कोबाल्ट पे कब आएगा? जब उसमें से 3 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। तो कोबाल्ट +3 आयन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 24 हो जाएगी, 27 ऋण 3। इसी प्रकार कोई भी धनायन आपको अगर दिया गया है तो उस धनायन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या हम ज्ञात कर सकते हैं। परमाणु क्रमांक में उतने इलेक्ट्रॉन हमको माइनस कर देने होंगे, तो वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या आ जाएगी। तो चलिए यहां पर ये जो संकुल हमने लिया है कोबाल्ट का, इसमें CO+3 आयन में
उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 24 हुई। अब कोबाल्ट की उप सह संयोजन संख्या 6 होती है, तो इसके साथ 6 लिगेंड जुड़े हुए हैं NH3 और प्रत्येक लिगेंड इलेक्ट्रॉन का युग्म देगा। तो 6 लिगेंड टोटल कितने इलेक्ट्रॉन दे देंगे? 12। तो यहां पर लिगेंड द्वारा उप सह संयोजी बंध बनने से प्राप्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या 12 हो जाएगी और इनका योग ही इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कहलाता है, प्रभावकारी परमाणु संख्या कहलाता है। तो 12 और धन 24 ये हो जाएगा 36। तो यहां कोबाल्ट आयन की उप सह संयोजन संख्या 36 होगी। तो इसको हम परिभाषित कर सकते हैं कि किसी उप सह संयोजी यौगिक में केंद्रीय धातु आयन में उपलब्ध इलेक्ट्रॉनों की संख्या तथा लिगेंड द्वारा उप सह संयोजी बंध बनने से प्राप्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इनके योग को धातु आयन की प्रभावकारी परमाणु संख्या कहते हैं, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कहते हैं। नेक्स्ट परिभाषा है कीलेट। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एमपी बोर्ड में अनेकों बार कीलेट के ऊपर प्रश्न बने हैं। तो कीलेट क्या है? देखिए, अभी हम लोगों ने बहुदंतुर लिगेंडों के बारे में देखा कि उनमें एक से ज्यादा दाता परमाणु होते हैं। तो ऐसे बहुदंतुर लिगेंड केंद्रीय धातु आयन के साथ जब उप सह संयोजी बंध बनाते हैं तब एक ही लिगेंड कई रिक्त कक्षकों को संतुष्ट कर सकता है। उदाहरण के लिए यहां समझते हैं एथिलीन डाइएमीन। एथिलीन डाइएमीन में दोनों सिरे पर 2 नाइट्रोजन परमाणु है, ये दाता परमाणु है। अब यदि इसको हम घुमा दें तो ये किसी धातु आयन के 2 रिक्त कक्षकों को संतुष्ट कर सकता है। उदाहरण के लिए हम क्यूप्रिक आयन लें। क्यूप्रिक आयन की उप सह संयोजन संख्या होती है 4। तो एथिलीन डाइएमीन अकेला 2 रिक्त कक्षकों को संतुष्ट करेगा। तो इस प्रकार 4 रिक्त कक्षकों को संतुष्ट करने के लिए एथिलीन डाइएमीन कितने लगेंगे? 2 लगेंगे। और ये जब संतुष्ट करते हैं कक्षकों को तो एक चक्रीय संरचना का यौगिक बन जाता है। यहां उदाहरण में प्रदर्शित किया गया है, एक एथिलीन डाइएमीन बाईं तरफ, एक एथिलीन डाइएमीन दाईं तरफ, और ये कॉपर के 2 रिक्त कक्षकों को 2 रिक्त कक्षकों को संतुष्ट कर रहे हैं। टोटल 4 रिक्त कक्षक संतुष्ट हो रहे हैं उप सह संयोजी बनने से, और यहां पर एक चक्रीय संरचना वाला यौगिक बन गया। तो ये जो चक्रीय संरचना वाला यौगिक बना है इसी को हम कहते हैं कीलेट, और जो लिगेंड इसमें प्रयुक्त हुआ है बहुदंतुर लिगेंड, इसको हम कहते हैं कीलेटिकारी लिगेंड। तो जब कोई बहुदंतुर लिगेंड एक से अधिक दाता परमाणुओं द्वारा केंद्रीय धातु आयन के साथ उप सह संयोजी बंध बनाकर एक चक्रीय संरचना वाला यौगिक बनाता है, तब ऐसे यौगिकों को हम कीलेट कहते हैं और प्रयुक्त लिगेंड को कीलेटिकारी लिगेंड कहते हैं। बहुत सिंपल है, बहुदंतुर लिगेंड होगा, केंद्रीय धातु आयन के साथ उप सह संयोजी बंध बनाएगा एक से ज्यादा दाता परमाणु के द्वारा, और एक चक्रीय संरचना वाला यौगिक बनेगा। तो जब कोई बहुदंतुर लिगेंड किसी केंद्रीय धातु आयन के साथ एक से अधिक दाता परमाणुओं के द्वारा उप सह संयोजी बंध बनाकर एक चक्रीय संरचना वाला यौगिक बनाता है, तब ऐसे यौगिक को हम कीलेट कहते हैं और प्रयुक्त लिगेंड को कीलेटिकारी लिगेंड कहा जाता है। यहां एक चीज और याद रखना है कि जो कीलेट का स्थायित्व है बहुत अधिक होता है। एक दंतुर लिगेंड द्वारा बने संकुल की तुलना में बहुदंतुर लिगेंड द्वारा बने संकुल का स्थायित्व लगभग 10 गुना अधिक होता है, और इसको हम कहते हैं कीलेट प्रभाव। तो कीलेट प्रभाव पे भी प्रश्न बनता है। तो ये कुछ बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं जिनका हम उपयोग आगे इस चैप्टर में करेंगे। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे उप सह संयोजी यौगिकों में समावयवता, आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ये अगले वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही।